नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा गया सवाल, क्या हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति है सरकारी नौकरी में आरक्षण से वंचित? 6 बिंदु और सामाजिक समावेश सुनेंगे ब्रेल दिवस पर एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 बेटों की हत्या के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, मानसिक अक्षमता की दलील की है खारिज। तिरुवनंतपुरम में विकलांग महिलाओं के अधिकारों पर लिया गया सेमिनार। सुनेंगे एनबीएफ जॉब अलर्ट। नेत्रहीन बच्चों को भी है पढ़ने का अधिकार। झारखंड में हो रहा है निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर। बिहार में नेत्रहीनों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन। शासन आदेश को ठेंगा, घर शौचालय से वंचित है तमाम दिव्यांग लोग। अंधेरे से बाहर निकल सफलता की इबारत लिख रहे हैं नेत्रहीन दिव्यांग बच्ची। नए साल पर नवजीवन कुष्ठाश्रम में अल्पोपहार, हाइजीन किट और कंबल बांटे गए। सुल्तानपुर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे विकलांग को ट्रक ने मारी टक्कर, जगह पर ही हुई मौत। श्रीनगर में मेडिकल सोशल वर्कर्स ने की मरीजों की मदद। एम्स में इलाज कराने का झांसा देकर विकलांग से ऐंठी गई रकम। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices
has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, हमारी आज की पहली खबर है हीमोफीलिया से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों के बारे में। क्या ये सच है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के तहत हीमोफीलिया विकलांगता को बेंचमार्क विकलांगता के रूप में देने के बावजूद भी हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति धारा 34(1) के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण से आज भी वंचित है? 2016 के अधिनियम के बाद भी किस आधार पर इस तरह का अभाव किया जा रहा है? क्या सरकार इस अधिनियम की धारा 34(1) के तहत हीमोफीलिया दिव्यांग के खिलाफ भेदभाव, निम्न स्वास्थ्य स्थिति, निम्न सामाजिक स्थिति और उक्त धारा में हीमोफीलिया विकलांगता को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और निम्न स्तर की व्याख्या क्या है? क्या इस मांग के संबंध में समय समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों आदि पर सरकार ने कोई कार्रवाई की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है? दोस्तों, ये सारे सवाल पूछे गए हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने इसके ऊपर जवाब देते हुए कहा है कि सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया, जो कि 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। हीमोफीलिया सहित रक्त विकारों के कारण होने वाली विकलांगता को 2016 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट विकलांगता के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि इस अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को कुछ ही श्रेणियों पर दिया जाता है, जिसमें के शामिल है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन 1%, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग 1%, लोकोमोटर विकलांगता जिसमें के सेरेब्रल पाल्सी, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल है, इन सभी के लिए 1%, ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी 1%, खंड 1 से 4 के तहत डेफ, ब्लाइंडनेस सहित मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इन सभी मामलों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। साथ ही सुश्री प्रतिमा भौमिक ने अपने जवाब में कहा है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर मंत्रालय में प्राप्त अभ्यावेदनों का जवाब दिया जाता है। दोस्तों, अब बारी है ब्रेल दिवस पर इस रिपोर्ट को सुनने की। अपने आविष्कार के लगभग 2 शताब्दियों के बाद नेत्रहीनों के लिए एक लिपि ब्रेल प्रासंगिक बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी हो गई है। विश्व ब्रेल दिवस पर हितधारक प्रणाली में खामियों को उजागर करते हुए, सुझाव देते हुए और इसके महत्व पर चर्चा करते हुए सुनते हैं ये अगला पाठ। 14 साल की सुमिति अपनी उंगलियों से एक पुस्तिका का पृष्ठ पढ़ रही है, जिस पर उभरे हुए बिंदुओं की एक निशानी बनाई गई है। उसकी माँ कहती है कि अक्षर और संख्याएं मनुष्य की 2 आँखें हैं और यही दृष्टि मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे चिंता है उसका ब्रेल लिपि से संपर्क सीमित है। विद्यालयों में अधिकांश विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक स्वयं ब्रेल में निपुण नहीं है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं उसे पढ़ाती हूँ, हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। वो ग्रंथों को पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि सहायक उपकरण है, वे सभी के लिए सुलभ या उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्या ब्रेल सीखना उसके जैसे बच्चे के लिए साक्षरता की दिशा में पहला कदम नहीं है? दोस्तों, ब्रेल 1824 में लुईस ब्रेल द्वारा आविष्कार की गई एक स्पर्शनीय लिपि प्रणाली है। जब वो 15 वर्ष का था, तब एक दृष्टिबाधित फ्रांसीसी शिक्षक ने कई दशकों तक पढ़ने, लिखने और टाइप करने के लिए अपने जैसे लोगों को सक्षम किया। हालांकि अब भारत में ब्रेल साक्षरता का दर मात्र 1% तक गिर कर रह गया है, जिससे
शिक्षा समानता और समुदाय से लोगों की स्वतंत्रता की सीमाओं के बीच में चिंता बढ़ गई है। सुमति का जन्म जन्मजात ग्लाउकोमा के साथ हुआ था और शुरुआती हस्तक्षेप के बाद उसने शहर के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में दाखिला ले लिया। स्कूल में शायद ही उसे कभी ब्रेल में पढ़ाया गया। ज्यादातर समय अपनी कक्षाओं में वो ऑडियो लेक्चर सुनती है, लेकिन वे कहती है कि वो स्वयं कई किताबें पढ़ना चाहती है। उसे साहित्य से प्यार है और किताबें पढ़ना उसका शौक है। सुमति आगे कहती है कि अम्मा के पास हमेशा इसे मुझे पढ़ाने का समय नहीं होगा, है ना? मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। सुमति अपनी छोटी उंगलियों से डॉट्स को महसूस करके समझने की कोशिश करती रहती है। स्वतंत्रता की ये कमी, केंद्रित ब्रेल प्रशिक्षण और अपर्याप्त पुस्तकों जैसी सहायक सामग्री की कमी के कारण भारत भर में नेत्रहीन छात्रों के लिए ब्रेल में छपे पुस्तकों की कमी प्रतिबंधात्मक हो चुकी है। कम उम्र में ब्रेल पढ़ने और लिखने के कौशल को बढ़ावा नहीं देने के कारण छात्रों की रचनात्मकता सीमित हो रही है। जब आप कोई ऑडियो सुनते हैं तो आपका दिमाग केवल वही सुनता है जो आप सुनते हैं, लेकिन खुद जब कुछ पढ़ते हैं तो संभावनाएं खुली रहती हैं। आप विराम चिन्हों, विरामों और शब्दों के प्रवाह को समझ सकते हैं। ये प्रतिबंधात्मक नहीं होते। आज ऑडियो बुक्स और स्क्रीन रीडर्स जैसे कि NVDA, JAWS और अन्य सहायक उपकरणों द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने विकलांग लोगों को कंप्यूटर, आभासी वास्तविकता और यहाँ तक कि संवर्धित वास्तविकता की एक नई दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मूल बातें छोड़ सकते हैं। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में केवल कक्षा 8 तक ही ब्रेल में अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है। हालांकि इस समय के दौरान भी बच्चे ऑडियो पाठों के संपर्क में आते हैं और बच्चे ब्रेल के बजाय इन ऑडियो पाठों को पसंद करते हैं, क्योंकि स्पर्श विधि के लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और लगातार अभ्यास करने के बाद इसे सटीकता से किया जा सकता है। लेकिन यही कठिनाई उनके सीखने पर अंकुश लगा रही है। चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट की नमिता जैकब, जो अपनी हस्त निर्मित और सचित्र स्पर्शनीय पुस्तकों के साथ प्रिंट की अक्षमता से निपट रही है, बताती है कि वे संपूर्ण प्राथमिक स्कूली शिक्षा की ओर रुख कर रही हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी दृष्टिहीन आबादी का घर है। अनुमानित 4.95 मिलियन नेत्रहीन लोग और 70 मिलियन दृष्टिबाधित व्यक्ति भारत में हैं। इन बड़े अंकों के बावजूद भी कई प्रणालीगत और सामाजिक मुद्दे नेत्रहीनों के लिए शिक्षा के आसपास की संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात, छात्रों और शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता और प्रदर्शन का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। सरकारी स्कूलों में रिक्तियां भरी नहीं जा रही हैं। कम प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ बच्चों के लिए सीखना कठिन हो रहा है। इन सब में स्कूल आदर्श रूप से कहीं हटता जा रहा है। शिक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। शिक्षकों को शायद ही ब्रेल में कोई प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही विशेष शिक्षकों पर भार बना हुआ है। उन्हें बहुत अधिक छात्रों को पढ़ाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक अच्छा शैक्षणिक दृष्टिकोण, एक मजेदार और नई शैक्षणिक पद्धति आज के समय की मांग बन चुकी है, खासकर जब ये एक मूलभूत कौशल सीखने की बात हो। हमें देखना चाहिए कि हमारे स्कूलों में ब्रेल के पाठ कैसे पढ़ाए जाते हैं। क्या दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने और लिखने में रुचि पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है? क्या ये प्राथमिकता है? समझने वाले विषयों को मनोरंजक बनाने का प्रयास होना चाहिए। साक्षरता अभ्यासों की श्रृंखला है और सीखना एक आकस्मिक प्रक्रिया है। हमें हमारे बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाने की जरूरत है। कक्षाओं में मस्ती और नवीनता के साथ ब्रेल सीखने को एक सुखद प्रक्रिया बनाने के लिए नए उपक्रम किए जाने चाहिए। इसीलिए थिंकर बेल लैब्स का नेतृत्व किया जा रहा है, जो दुनिया का पहला स्वशिक्षण ब्रेल डिवाइस एनी बनाने के लिए एक तकनीक संचालित संगठन है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक अक्षमता की दलील को खारिज करते हुए अपने 2 बेटों की हत्या के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कहा कि जहां अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगता है, तो ये साबित करने का भार बचाव पक्ष कर रहा है कि मानसिक विकार के परिणाम स्वरूप ही अभियुक्त ने ये कृत्य किया है।
वो अपने कृत्यों के परिणामों को जानने में असमर्थ है। अदालत ने पाया कि वो न किसी चिकित्सीय रूप से निर्धारित मानसिक बीमारी से पीड़ित था और न ही उसे विकृत दिमाग की कानूनी अक्षमता वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। आरोपी अपीलार्थी प्रेम कुमार पर आरोप है कि उसने अपने 2 पुत्रों, जिनकी आयु लगभग 9 वर्ष और 6 वर्ष की थी, इनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। तत्पश्चात उनके शवों को नहर में फेंक दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ये दुर्घटनावश हुआ है। ये भी आरोप लगाया गया है कि वो एक शराबी है जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता पर संदेह था और संदेह था कि बच्चे उसी के हैं। ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। अदालत ने कहा है कि जब रिकॉर्ड्स पर सबूत स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध को साबित करते हैं तो मकसद से संबंधित कारक साक्ष्य से स्वाभाविक रूप से निकलने वाले निष्कर्ष को विस्थापित या कमजोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में मामले को पूरी तरह से मकसद की कमी नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने कहा कि पूरे मुकदमे में कभी भी अस्वस्थता की दलील नहीं दी गई थी और न ही इस संबंध में कोई सबूत पेश किया गया। दोस्तों, खबर तिरुवनंतपुरम से। यहाँ पर हायर एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस के मंत्री आर बिंदु ने राइट्स ऑफ डिसेबल्ड विमेन माने के विकलांग महिलाओं के अधिकारों पर सेमिनार की मंगलवार को शुरुआत की है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकलांग महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कुटुंबश्री की तर्ज पर और अधिक स्वयं सहायता समूहों की गठन की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि विकलांग महिलाओं का समाज के सभी क्षेत्रों में उत्थान करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सेमिनार का आयोजन राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से किया गया। राज्य सरकार देश में पहला विकलांग अनुकूल राज्य बनने के हिस्से के रूप में बाधा मुक्त केरल परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया में है। उन्हें आत्मविश्वास के साथ समाज के सभी क्षेत्रों में कदम रखने में सक्षम होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, कॉलेजों और परिवहन सुविधाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मंत्री ने आगे कहा कि विकलांग महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण होता है। अक्सर वे जवाब देने में असमर्थ होते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना होगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रावधानों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकलांग महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत हस्तक्षेप करने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। सरकार प्रौद्योगिकी की मदद से विकलांगों की कठिनाइयां दूर करने के तरीकों को लागू करने में चेन्नई IIT के साथ सहयोग कर रही है। इस मौके पर महिला आयोग की चेयरपर्सन P सीता देवी भी मौजूद थी। NBF जॉब अलर्ट। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय ने 80 फैकल्टी की भर्ती में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 2 रिक्तियां आरक्षित की है। दोस्तों, आप जान लें कि इसके लिए एप्लीकेशन की अंतिम तारीख है 9 जनवरी। अधिक जानकारी के लिए www.srcc.edu पर जाएं। ये जानकारी हमसे साझा की है NBF के महासचिव श्री गौतम अग्रवाल जी ने। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है
और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। यहाँ पर ब्रेल डे, डॉक्टर लुईस ब्रेल जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय नेत्रहीन विद्यालय में ब्रेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूतेश्वर मंदिर रोड स्थित भारतीय नेत्रहीन विद्यालय पर ब्रेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने कहा कि नेत्रहीन बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है। वैसे तो नेत्रहीन बच्चे गॉड गिफ्ट होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। साथ ही विशेष हुनर के साथ नेत्रहीन आज देश की सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे हैं, जिसके साथ वे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत सुनाकर सबको मंत्र मुग्ध किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि IMA अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष सहगल द्वारा बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यकारिणी सदस्यों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुपम मलिक द्वारा किया गया। दोस्तों, खबर है झारखंड के धनबाद से। यहाँ पर मारवाड़ी विकास ट्रस्ट, केयरिंग इंडिया पीपल्स फाउंडेशन, आनंद मंगल और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सामूहिक प्रयास से 5 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया है। पुराना बाजार श्री शंभूराम जी धर्मशाला में 5 से लेकर 9 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर लगेगा। गुरुवार को शिविर का उद्घाटन विधायक श्री राज सिन्हा और उद्योगपति आलोक खेतान के हस्ते किया गया। शिविर में लगभग 300 लोगों के कृत्रिम अंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस शिविर में कृत्रिम अंग के साथ बैसाखी भी मुफ्त में दी जाएगी। शिविर में आए दूर दराज के लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9431375439 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9708036188 पर। दोस्तों, खबर है बिहार के कटिहार से। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के सम्मान में एक जयंती समारोह में स्थानीय यज्ञशाला मैदान शिव मंदिर चौक बड़ा बाजार कटिहार में धूमधाम से कोशी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति कटिहार के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर नेत्रहीन दिव्यांगों के साथ खेलकूद के साथ ही क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। कटिहार दिव्यांग महापरिवार बनाम जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के बीच मैच खेला गया। पहले खेलते हुए कटिहार टीम ने 10 ओवर में 30 रन बनाए। इसके विरुद्ध जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। इस अवसर पर विजेता टीम को पुरस्कार भी दिया गया। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से। किसी काम में आगे हो या ना हो, सरकारी योजनाओं को ठेंगा दिखाने में मशीनरी पीछे नहीं है। शासनादेश के बाद भी तमाम दिव्यांग लोग आज भी आवास और शौचालय से महरूम हैं। विकलांगता का प्रमाण पत्र लिए वे इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन योजना का लाभ उनके हाथ नहीं आ रहा। मंगलवार को भी शाहबाद तहसील के कई दिव्यांग महिला पुरुष अपने प्रमाण पत्रों के साथ ब्लॉक पहुंच गए थे। उनका कहना है कि सरकार का आदेश है कि दिव्यांगों के लिए किसी भी जांच की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद भी वे इस लाभ से वंचित हैं। भाकियू ने उन्हें अपने धरने में भी शामिल किया और इसका मुद्दा उठाया।
ये भी आरोप लगाया है कि अधिकतर दिव्यांगों को राशन कार्ड तक की सुविधा नहीं है। जिनके बने थे उनके भी काट दिए गए हैं। ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि दिव्यांगों को अपना हक पाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। कई बार फॉर्म भर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आवास और शौचालय योजना का लाभ अभी तक दिव्यांगों तक नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। नेत्रहीन दिव्यांग बच्चे अंधेरे से निकलकर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों से लेकर प्राइवेट सेक्टर में सफलता के झंडे लहरा रहे हैं। महानगर में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो नेत्रहीन ही नहीं बल्कि विकलांगों के लिए भी कार्य कर उनके सपनों को उड़ान दे रही हैं। नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण संस्थान साल 2007 से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है। संस्थान के प्रबंधक संजय शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा नेत्रहीन बच्चों को ब्रेल लिपि, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संगीत वाद्य, तबला, हारमोनियम, गिटार, बांसुरी, कुर्सी बुनाई व मोमबत्ती बनाने सहित आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि संस्थान से शिक्षित बच्चे सरकारी से लेकर प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत है। राजू LIC में कार्य करते हैं, जबकि हिमांशु मित्तल SBI बैंक में कार्यरत है। अंकुर मित्तल दिल्ली में शिक्षक है। सुनील कुमार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स देहरादून में कार्य करते हैं। युवराज भी शिक्षक है। मुकेश यूनियन बैंक में कार्यरत है, जबकि दिनेश, जुनैद व वीर सिंह ने SSC में चयनित होकर नया मुकाम हासिल किया है। श्री संजय शर्मा ने बताया कि संस्थान की ओर से सभी को रहने, खाने, ब्रेल सामग्री, आवास की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। ब्रेल लिपि में उपलब्ध पाठ्य सामग्री भी उन्हें मुहैया कराई जाती है। माध्यमिक शिक्षा के कोऑर्डिनेटर अजय श्रीवास्तव ने इसके बाद बताया कि बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स रखे गए हैं। साथ ही छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री के लिए निदेशालय द्वारा छात्रों के खाते में धनराशि भेजी जाती है। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए भी पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल है। दोस्तों, खबर NCR गाजियाबाद से। साल के आखिरी दिन आगामी नव वर्ष की बधाई देते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी ऋतु सुहास व जिला विकलांगजन कल्याण अधिकारी सुधीर त्यागी ने हिंडन नदी के तट पर स्थित नवजीवन कुष्ठ आश्रम के परिवारजनों को अल्पोपहार, हाइजीन किट व सर्दियों से बचाव के लिए कंबल बांटे। सभी को नववर्ष की बधाई व उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभापति सुभाष गुप्ता ने कहा कि रेड क्रॉस के सभी सदस्य किसी भी सहायता के लिए निःशक्त व दुर्बल जनों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस सेवा कार्य को सफल बनाने में सभापति सुभाष गुप्ता, सचिव डॉक्टर किरण गर्ग, प्रवक्ता डॉक्टर पूनम शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता के साथ अन्य कई मान्यवरों का योगदान रहा। दोस्तों, अब एक दुखद खबर उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से। कोतवाली देहात के हनुमानगंज रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे विकलांग को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची देहात पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कोतवाली देहात के गोमती नदी के किनारे स्थित जगदीशपुर गांव के बाबूलाल, उम्र 25 वर्ष, सोमवार को शाम करीब 5 बजे अपनी ट्राइसिकल से हनुमानगंज बाजार की तरफ जा रहे थे। लखनऊ वाराणसी हाईवे मार्ग की हनुमानगंज रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय पीछे से आए ट्रक ने युवक को ट्राइसिकल सहित रौंद दिया। उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने मृतक युवक के पास से मिले मोबाइल से घटना की सूचना परिजनों को दी। घटना की जानकारी से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस कैबिन मैन से मिले ट्रक नंबर से उसकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से। यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में कार्यरत मेडिकल सोशल वर्कर कॉलेज के प्राचार्य के दिशा निर्देशन में वार्डों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने के साथ ही मरीजों को आयुष्मान का लाभ देने व उनकी देखभाल इलाज में सहयोग कर उनकी मदद कर रहे हैं। अस्थि रोग वार्ड में भर्ती रुद्रप्रयाग निवासी मरीज जो पैर के दर्द की गंभीर समस्या से ग्रसित था और जटिल ऑपरेशन के दौरान पैर काटने के कारण हो रही दिक्कतों को देखते हुए
उन्हें मेडिकल सोशल वर्कर जतिन सिंह कहेड़ा, भवतोष धर सेमवाल, विजय जमलोकी ने खुद के संसाधनों से प्रोस्थेटिक लेग उपलब्ध करवाया। मेडिकल सोशल वर्करों द्वारा सरकार द्वारा विकलांगों एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं के बारे में भी मरीजों को समय समय पर जानकारी प्रदान की जा रही है। सोशल वर्कर ब्रिजेंद्र सिंह मनेशा ने बताया कि दूर दराज क्षेत्रों से यहां अस्पताल पहुंचने वाले गरीब मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दोस्तों, इसी तरह सामाजिक कार्य करते हुए कई सोशल वर्कर्स ने अपने नए साल की शुरुआत की है। दोस्तों, खबर एनसीआर गाजियाबाद से। एक्सीडेंट में अपंग हुए पीड़ित ने कर्ज लेकर दी थी रकम। फर्जीवाड़ा पता लगने पर पीड़ित ने 3 लोगों पर लगाया है आरोप। जालसाजों ने एम्स में ऑपरेशन कराने का झांसा देकर राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी में रहने वाले एक विकलांग व्यक्ति से 50,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने कर्ज लेकर आरोपियों को रकम दी थी। ऑपरेशन न होने पर पीड़ित को ठगी का पता चला। पीड़ित ने रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने उसे हत्या की धमकी दे डाली। पीड़ित की शिकायत पर नंदग्राम पुलिस ने पिता पुत्र समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। राजनगर एक्सटेंशन के ऑफिसर सिटी प्रथम सोसाइटी में रहने वाले अनुज मित्तल के मुताबिक वर्ष 2010 में उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी टांग कुचली गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने टांग में रॉड डाली थी। वर्तमान में वो सब्जी बेचकर परिवार का पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन उनकी मुलाकात इन्वर्टर बैटरी का काम करने वाले दासना निवासी जाकिर से हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने टांग का जिक्र करते हुए उसमें दर्द होने और डॉक्टर द्वारा फिर से टांग का ऑपरेशन कराने की बात बताई। अनुज मित्तल के मुताबिक जाकिर ने कहा, छतरपुर दिल्ली निवासी राहत अली एम्स में डॉक्टर है और वो उनके जानकार है। वो उनसे उनका ऑपरेशन करा देगा। इसके बाद जाकिर उन्हें दिल्ली में राहत अली के पास ले गया। 6 लाख का खर्चा बचाने को 50,000 रुपए मांगे। अनुज मित्तल का कहना है कि राहत अली ने ऑपरेशन में 5 से 6 लाख रुपए की खर्चे की बात कही। कहा कि अगर वो 50,000 रुपए खर्च करे तो उसका ऑपरेशन फ्री हो सकता है और इसके लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने 11 नवंबर 2022 को जाकिर को राहत अली को 40,000 रुपए कर्ज लेकर दिए। इसके बाद 7 दिसंबर को मां के खाते से 10,000 रुपए राहत अली के बेटे मोहम्मद असलम के खाते में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित का कहना है कि इसके बाद जाकिर से संपर्क नहीं हो पाया। वो राहत अली के पास पहुंचे तो पता चला कि वो डॉक्टर नहीं है और वो अपने बेटे मोहम्मद असलम के साथ मिलकर लोगों के साथ फ्रॉड करता है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो असलम ने गाली गलौज करते हुए हत्या की धमकी दी। पीड़ित अनुज मित्तल ने आगे बताया कि उसके साथ ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब वो नंदग्राम थाने पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कई दिन तक थाने के चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने उनकी गुहार नहीं सुनी। थक हार कर पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई गई, जिसके बाद केस दर्ज हो पाया। एसीपी नंदग्राम आलोक दुबे का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर पिता पुत्र समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा गया सवाल, क्या हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति है सरकारी नौकरी में आरक्षण से वंचित? 6 बिंदु और सामाजिक समावेश सुनेंगे ब्रेल दिवस पर एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 बेटों की हत्या के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा। मानसिक अक्षमता की दलील की है खारिज। तिरुवनंतपुरम में विकलांग महिलाओं के अधिकारों पर लिया गया सेमिनार। सुनेंगे एनबीएफ जॉब अलर्ट। नेत्रहीन बच्चों को भी है पढ़ने का अधिकार। झारखंड में हो रहा है निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर। बिहार में नेत्रहीनों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन।
शासन आदेश को ठेंगा, घर शौचालय से वंचित है तमाम दिव्यांग लोग। अंधेरे से बाहर निकल सफलता की इबारत लिख रहे हैं नेत्रहीन दिव्यांग बच्ची। नए साल पर नवजीवन कुष्ठाश्रम में अल्पोपहार, हाइजीन किट और कंबल बांटे गए। सुल्तानपुर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे विकलांग को ट्रक ने मारी टक्कर, जगह पर ही हुई मौत। श्रीनगर में मेडिकल सोशल वर्कर्स ने की मरीजों की मदद। एम्स में इलाज कराने का झांसा देकर विकलांग से ऐंठी गई रकम